हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन एजुकेशनल मैनेजमेंट है, आईसीटी है, उनका अध्ययन कर चुके हैं और जनरल साइंस है वो चल रही है अपनी। लगभग इसकी 13 क्लासें हो गई है अभी तक, जिसके अंदर अपन ने बायो कंप्लीट कर ली है। फिजिक्स है जो अपनी चल रही है अभी, और आज ये फिजिक्स की लास्ट क्लास है। कुल मिला के ये है कि साइंस के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे आज अपन 14 क्लासों के अंदर। और 20-20 मिनट की सारी क्लास है, 20 मिनट से कोई भी क्लास है वो बड़ी नहीं है, कोई 20 की है, कोई 21 की है, ऐसे। तो 14 क्लासों के अंदर अपन बायो और फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है अपने, और एनवायरनमेंट है, इनको भी बहुत जल्द अपन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लासें हैं वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। दोस्तों, हमने पिछली क्लास है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। जैसे हमने कार्य के बारे में पढ़ लिया था कि कार्य है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, और शून्य कार्य होता है। ये सब हमने देखा था। उसके अलावा हमने ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में देखा था कि कार्य करने की एक क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इसके मात्रा के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि मात्रा का वो जूल होता है, कैलोरी, अर्ग जो सीजीएस पद्धति में है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं। ऊर्जा के प्रकार देखे थे हमने, जैसे सौर ऊर्जा देख ली थी। उसके अलावा नाभिक की ऊर्जा है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। या ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, इसकी भी बात कर ली थी अपन ने। रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ये सब अपने अध्ययन किया है। यांत्रिक ऊर्जा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों की योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब अपन ने पिछले क्लास में देख लिया है। इसके अलावा हमने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर के बारे में भी आराम से डिटेल से अध्ययन किया था। और जो आज की क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, क्योंकि यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है। पिछली क्लास में देख ली होगी आपने। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो क्लास देख लेना, ताकि ये भी अच्छे से समझ में आ जाए आपके। तो आज अपन बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है कि ऊर्जा के स्रोत है वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। जैसे पारंपरिक और अपारंपरिक, या परंपरागत और गैर परंपरागत। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे कि पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है या परंपरागत स्रोत है, इनकी बात करते हैं। कि किन्हें कहते हैं अपन परंपरागत स्रोत? कि लंबे समय से बिना किसी विशेष तकनीक के प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी स्रोत है वो सब क्या कहलाते हैं? पारंपरिक या परंपरागत स्रोत। जैसे जीवाश्म ईंधन है, तापीय ऊर्जा है, या जल विद्युत है। ये सब क्या है? लंबे समय से अपन कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और इनमें कोई विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है अपने को, तो ये क्या कहलाते हैं? पारंपरिक। अच्छा, दूसरे गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत या इनको क्या बोलते हैं? वैकल्पिक। ये इनके लिए क्या होती है? एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, तो विशेष तकनीक का प्रयोग कर विकसित किए गए जो भी साधन है वो क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, तो ये पहले नहीं थी, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलन इसी का है, सौर ऊर्जा। तो ये कैसी होगी? गैर परंपरागत, यानी पहले परंपरागत नहीं थी ये। समुद्री ऊर्जा है, इसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन वर्तमान में इसका यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। भूतापीय ऊर्जा है या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है, ये सब कैसे हैं? तो ये सब के सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इन सब की पहले कोई भी मतलब तकनीकी नहीं थी अपने पास ऐसी जिससे इनका उपयोग कर सके, लेकिन वर्तमान में इन सब का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं अपन। उसके बाद में अपन देखते हैं डिटेल से कि परंपरागत स्रोत है ये कौन कौन से होते हैं। तो परंपरागत स्रोत के अंदर सबसे पहले अपन बात करें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल है, इनकी बात करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कालतोर हो गया, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, कोयला है, खनिज है, ये सब क्या है? जो जीवाश्म ईंधन है इसके अंदर आते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है? तो जीवाश्म ईंधन से ही सर्वाधिक ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। इनके भंडार है वो सीमित है, यानी जैसे जैसे अपने इनका यूज कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे इनके भंडार है वो घटते जा रहे हैं। उसके अलावा इनका अगर अत्यधिक अपन यूज करते हैं तो इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सबको पता होगा कि गाड़ियाँ हैं,
जो पेट्रोल डीजल से ये चलने वाली है, तो ये सबसे ज़्यादा कार्बन छोड़ती है। इसीलिए तो अपन मतलब सरकार की पॉलिसी है वो वर्तमान में इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है। इसके पीछे भी यही कारण है। उसके अलावा जैसे तापीय ईंधन है, जिसे थर्मल फ्यूल भी बोलते हैं। तापीय ईंधन ये कौन से होते हैं? तो पदार्थों के दहन से मुक्त जो उसमें ऊर्जा है, इससे इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन कर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये कौन सी है? तापीय ईंधन। तापीय ईंधन के अंदर जैसे कोयला है, इसी को जलाकर इससे क्या की जाती है? विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं, तो ये सब कौन से हो गए? तापीय ईंधन। उसके बाद में अपन इसमें तीसरा देखें तो जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं अपन, कि बड़े बांध बना लेते हैं और फिर क्या होता है कि बड़े बांधों से जब पानी गिरता है वो टरबाइन पे गिरेगा और उससे टरबाइन क्या होगी? गति करेगी, और गति करेगी तो क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पादन हो जाएगा। कि जैसे बड़े बड़े बांध बना लिए, फिर ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, वो एक टरबाइन के ऊपर गिरता है और उससे क्या होता है? टरबाइन गति करने लग जाती है और उससे क्या होगा? विद्युत उत्पादन। ये जल विद्युत है वो बहुत पहले से अपन बनाते आ रहे हैं। बड़े बांधों का निर्माण है वो क्या है? पारिस्थितिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता है। तो ये इसकी एक कमी भी है कि अपन कोई नदी है उसके ऊपर बड़ा बांध बना लेते हैं, तो उससे पारिस्थितिक तंत्र है अपना वो प्रभावित होता है। हो सकता है कभी कभार बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बांध है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और फिर पानी छोड़ना पड़ता है। उसकी वजह से क्या आता है? आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा होगा कि बाढ़ आ गई। तो ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है। उसके अलावा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ तकनीकी का प्रयोग कर पवन चक्की या गोबर गैस संयंत्रों का विकास किया गया है। आपने सबने देखा होगा कि पवन चक्की है, इसका बहुत पहले से विकास किया जा रहा है। कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या मरुस्थलीय इलाके होते हैं, उनमें पवन चक्कियाँ लगा दी जाती थी, तो ताकि पवन चलती है, आंधियाँ चलती है, तो उससे क्या होती है? विद्युत उत्पादन। गोबर गैस संयंत्र है वो भी बहुत पहले से प्रचलित है और इसमें विशेष कोई तकनीकी की भी आवश्यकता नहीं है। पवन चक्की में क्या होता है कि बहती हुई पवन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और गोबर गैस है, इसमें लगभग 75% मिथेन गैस होती है, जिसे CH4 बोलते हैं अपन, और इसे धुआं रहित ज्वाला भी कहते हैं। ये तो था अपना परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उसके बाद में दूसरा है अपना गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा है, ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसे गैर परंपरागत के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। इसमें होता क्या है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन जैसे अर्धचालकों से निर्मित होती है। जो सोलर पैनल है या सोलर सेल है, ये निर्मित किए जाते हैं। तो किससे किए जाते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से। और ये जो सोलर सेल बनाए जाते हैं, पैनल बनाए जाते हैं, इन पे क्या होता है? सूर्य की किरणें गिरती है, जिससे सौर ऊर्जा है वो गिरती है और उसे ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और यह स्वच्छ और नवीकरणीय है। स्वच्छ तो कैसे है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नवीकरणीय कैसे है कि आज अपन ने सोलर पैनल द्वारा जितनी विद्युत बनाई है वो उन्होंने बना दी, खर्च कर दी, कल वापस बना देंगे। ऐसा नहीं होता कि उसमें से कुछ कमी हो गई है, कल कुछ कम बनेगी या कोई हिस्सा खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ये नवीकरणीय है। इसके लिए क्या आवश्यकता है? तो एक तो खुला आकाश होना चाहिए और तेज धूप अनिवार्य है इसके लिए। इसकी प्रारंभिक लागत तो बहुत ज़्यादा होती है कि प्लेटें लगाते हैं अपन, जैसे अपन घर पे प्लेट लगाते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए तक लगते हैं, जिसके अंदर सरकार सब्सिडी भी देती है। तो प्रारंभिक लागत तो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में फिर इसका कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद में अपन दूसरी बात करें समुद्री ऊर्जा की, तो तेज गति से उत्पन्न लहरों से टरबाइन चलाकर ज्वार भाटे के समय उत्पन्न लहरों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। होता क्या है कि लहरों के सामने या लहरों के बीच में टरबाइन लगा दी जाती है और जैसे जैसे लहरें हैं वो चलती है, तेज गति से चलती है, तो टरबाइन घूमती रहती है और टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा? विद्युत उत्पादन होगा। तो ये भी होता है समुद्री ऊर्जा के अंदर। उसके अलावा है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में क्या किया जाता है कि पृथ्वी के भूगर्भ है, इसमें लावा स्थित है। ये सब ने आपको पता भी होगा, सुना भी होगा कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा लावा स्थित है, जिसकी वजह से जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। तो जो लावा है इसके जमाव है, इनकी तो इनसे उष्मा तो निकलेगी, कहीं कुएं के होंगे तो उससे उष्मा तो निकलेगी। और जो उष्मा निकलती है उस उष्मा ऊर्जा से क्या किया जाता है? टरबाइन चलाई जाती है और टरबाइन चलेगी तो क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। तो सब में काम सेम ही है। समुद्री ऊर्जा के द्वारा भी टरबाइन चला सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा उसके द्वारा भी टरबाइन चला सकते हैं और अपन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा है ये कभी खत्म नहीं होती, वो तो कंटिन्यू रहेगी। समुद्री ऊर्जा है तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आना है या लहरें आनी है
ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसलिए अपन इनको नवीकरणीय भी बोलते हैं। उसके अलावा है परमाणुीय ऊर्जा, कि इसमें क्या होता है कि नाभिक के विखंडन आधारित परमाणु संयंत्र में परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह अनवीकरणीय है। क्यों? क्योंकि अपन जैसे कोई भी नाभिक है, यूरेनियम है, उनका विखंडन कर रहे हैं तो वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया ना। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, अनवीकरणीय स्रोत के होने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये गंभीर खतरे उत्पन्न करता है कि जहाँ जहाँ इनका मतलब प्रदूषण फैलता है वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है यूरेनियम की वजह से। तो इसलिए ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और अनवीकरणीय भी है। बाकी हमने जैसे समुद्री ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है, ये कैसे थे, नवीकरणीय। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो जैसे बनाया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है, तो इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अर्थात एक बंद अवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। कैसे कि जैसे कोई भी चीज़ है, अपन जैसे खाना खा रहे हैं तो उससे अपने को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो खाने में जो ऊर्जा थी वो हमें मांसपेशी ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गई। अब उस मांसपेशी ऊर्जा है उसको अपन कोई कार्य करेंगे तो उसके अंदर यूज कर लेंगे तो वर्क एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होती जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। जैसे विद्युत ऊर्जा है वो किस में रूपांतरित हो जाएगी, जैसे बल्ब जला लिया अपन ने तो वो प्रकाश ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो गई। तो इसका मतलब नष्ट नहीं होती ऊर्जा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। यही कौन कहता है, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार कि ऊर्जा का को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ऊर्जा संरक्षण का से क्या आशय है। तो इससे यही आशय है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता यानी सर्जन किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। उसके बाद में देखते हैं अपन ऊर्जा रूपांतरण, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ऊर्जा रूपांतरण से, तो इम्पोर्टेंट है। क्लास में एक सारणी के द्वारा भी मैं समझाऊंगा आपको कि ऊर्जा रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो कि जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा है वो अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कैसे कि जैसे विद्युत ऊर्जा है, अपन ने आगे बल्ब लगा दिया तो वो युक्ति क्या करेगी, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। तो ऐसे ऊर्जा को परिवर्तित हो जाती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ है कि कार्य करने में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब वो स्थानांतरण कैसे होता है वो अपन देखते हैं। ऐसे कि ऊर्जा स्थानांतरण के व्यवहारिक उपयोग है, इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी युक्ति है ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, ऊर्जा का रूपांतरण है वो कैसे करती है। कि जो विद्युत हीटर है वो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन सबको ही पूछा जाता है ऐसे ही, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी पूछा हुआ है और आगे भी पूछेंगे कि ये युक्ति है ये ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, या ऊर्जा का रूपांतरण ये वाला है वो कौन सी युक्ति के द्वारा होता है। तो 4 युक्तियाँ दे देंगे आपको। तो ये जो मैंने यहाँ 16 लिख रखे हैं युक्तियाँ हैं, इनको ध्यान से देखना, बार बार रिपीट कर लेना, इनको अलग से लिख भी लेना। कि कार की बैटरी है ये क्या करती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और जो फेंके गए पत्थर की ऊर्जा है वो पेशीय ऊर्जा थी अपनी, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। कि जैसे अपन पत्थर फेंक रहे हैं तो वो तो अपन पेशीय ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर गति कर रहा है तो वो कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित हो गया, गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन है इसमें जो उसमें ऊर्जा थी उसको गतिज ऊर्जा में, क्योंकि वाष्प इंजन पहले भाप के इंजन चलते थे, ट्रेनों में इंजन है वो वाष्प वाले होते थे तो उसमें उष्मा होती थी और उष्मा से वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, ट्रेन गति करने लग जाती, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा में। उसके अलावा जलता हुआ कोयला है ये रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, उसमें ऊर्जा कि उस कोयले के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित थी और वो जैसे जलने लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, उसमें ऊर्जा में। उसके अलावा जैसे विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब है ये विद्युत ऊर्जा को किस में करते हैं, प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा में तो करते हैं कि जैसे बल्ब जलाएंगे तो अपने को प्रकाश प्राप्त होगा, लेकिन आप सबको पता होगा कि बल्ब गर्म भी होता है, या सर्दियों के अंदर बड़ा बल्ब अगर रूम में लगा लें तो रूम ही गर्म हो जाता है, तो वो किस में हो गया, उसमें ऊर्जा में। उसके अलावा बिजली का पंखा है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी कन्वर्ट करता है। पवन चक्की है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
उसके अलावा विद्युत चुंबक है, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है। परमाणु बम है, ये क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। उसके अलावा जैसे माइक्रोफोन है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सितार वाला, एक बार आगे आएगा, अपने बताऊंगा मैं आपको। और बिजली की घंटी है या टेलीफोन है, ये क्या करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये जो 16 युक्तियाँ हैं, इनके बारे में आप डिटेल से देख लेना, क्योंकि इनके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है कि ये युक्ति है वो कौन सी ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करती है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप या लिख लेना अलग से। उसके बाद में अपन देखते हैं शक्ति यानी पावर। शक्ति किसे कहते हैं, तो जो कार्य करने की दर है उसे ही शक्ति कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो क्वेश्चन है वो बहुत बार ऐसे इजी पूछ लेते हैं जिनका अपन सोचते ही नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या। तो देखो पहली लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। शक्ति को प्रति इकाई समय में उपभोग की गई, स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक इकाई के अंदर कितनी ऊर्जा है उसका उपभोग किया गया है या कितनी ऊर्जा है उसको स्थानांतरित किया गया है, इसे क्या कहते हैं अपन, शक्ति कैसे। जैसे उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब है, उसकी शक्ति हो गई, विद्युत मोटर की शक्ति हो गई, ये सब इसके उदाहरण देख सकते हैं अपन। अब शक्ति का मापन कैसे करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बजाय। तो किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। इसको गणितीय रूप में भी रूपांतरण किया गया है या समझाने की कोशिश की गई। शक्ति बराबर क्या होता है कि जो कार्य किया जाता है उसमें जो समय लगता है उसका भाग दे दो, वही शक्ति हो जाएगी। जैसे शक्ति बराबर यहाँ मैंने दिखा रखा है कि कार्य अथवा ऊर्जा है उसमें किसका भाग दे देंगे, समय का। या शक्ति है, इसको पावर यानी पी से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया कार्य को डब्लू से वर्क और समय टी, तो पी बराबर डब्लू अपॉन में टी। यहाँ से ये तो इसका सूत्र हो गया। उसके अलावा अपने जैसे कार्य के बारे में पढ़ा था, तो कार्य के अंदर होता है बल गुणा विस्थापन। ये भी अपने पिछले क्लास में देखा था कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और जो वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो जो ये समय है यहाँ भाग में, इसको यहाँ लाएंगे तो ये तो हो जाएगा गुणा में, और इस वेग को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो समय बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा वेग, इसी से लेके आए हैं अपन। तो समय बराबर विस्थापन बटा वेग। अब जो अपना शक्ति का मूल सूत्र था उसमें कार्य की जगह तो अपन लिख देंगे बल गुणा विस्थापन, और जो समय है उसकी जगह लिख देंगे विस्थापन बटा वेग। तो इससे विस्थापन से विस्थापन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, शक्ति बराबर बल गुणा वेग बच जाएगा, क्योंकि ये एक तो वेग बचेगा और एक ये बल बचेगा, विस्थापन से विस्थापन कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छा, शक्ति है वो कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो जूल बटे सेकंड होता है। कैसे, जैसे कार्य है उसका तो मात्रक क्या हो गया, जूल, और जो समय है उसका मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो आप मात्रक खुद निकाल भी सकते हैं, अगर याद में ना हो आपको, अगर सूत्र याद है तो आप मात्रक निकाल भी सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल बटे सेकंड। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मात्रा है इसका पूछा जाता है वो मात्रक कौन सा है, तो उसे एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक है वाट। एक वाट बराबर क्या होता है, तो एक जूल बटे सेकंड होता है। एक वाट बराबर एक जूल बटे सेकंड। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ऊर्जा और शक्ति है, इन दोनों में क्या अंतर है। ऊर्जा और शक्ति का अपन अंतर के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है वो तो क्या कहलाती है, ऊर्जा, और किसी वस्तु के कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति। बस इतना सा फर्क है, दोनों का मात्रक भी जूल है। ध्यान में रखना कि ऊर्जा है उसे तो क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, और जो किसी वस्तु के कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ऊर्जा का जो मान है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। आपने ऊर्जा के फॉर्मूले में कहीं समय देखा था क्या, नहीं। लेकिन शक्ति का मान है ये कार्य पर क्या करता है, समय पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्योंकि जितने समय में जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का तो है जूल, और जो शक्ति है उसका मात्रक है जूल बटे सेकंड, या इसे कहते हैं अपन वोट। अब शक्ति के अन्य मात्रक क्या है, तो एक होता है एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। ये क्या, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वोट होते हैं। और ये रीट के अंदर पूछा हुआ भी है एक बार
कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। ये शक्ति के जो अन्य मात्रक हैं ये अपना टॉपिक था जिसके अंदर अपन ने शक्ति के बारे में देखा है। अब इससे संबंधित जो भी PYQs हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अध्ययन करते हैं, ताकि अपने को ये भी आइडिया हो साथ साथ रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कार्य तथा शक्ति में संबंध है। कार्य और शक्ति के अंदर कैसा संबंध है, तो कार्य बराबर होता है शक्ति गुणा समय। तो ये ऑप्शन 1 सही होगा। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था आपको 746 वोट होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ये भी आज ही देखा था आपने कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, नहीं। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता। ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश, तो ऑप्शन डी राइट है। कार्य के अधिकतम मान के लिए ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। कल ये अपन ने देखा था कितना होता है, 0 डिग्री। अधिकतम मान के लिए तो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। शून्य मान के लिए 90 डिग्री होता है और न्यूनतम मान के लिए 180 डिग्री। कल ही देखा था अपने कल की क्लास में। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। अभी अपन ने देखा है किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। अब आज की क्लास में देखा है अभी जस्ट। 6वां क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो कल मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इनका योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और आज रिवीजन में भी मैंने आपको बताया। 7वां क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है उसका मान होता है 1/2 mv²। तो क्या क्या आ गया, द्रव्यमान और वेग। तो ये रहा द्रव्यमान और वेग। 8वां क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, धनात्मक कब होगा, तो जब विस्थापन है वो बल की दिशा में होता है, उसी टाइम क्या होता है, कार्य धनात्मक होता है। 9वां क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो आज ही देखा है अपन ने कौन सी युक्ति है ऐसी, तो वो है सितार। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो बार बार इसी की बात कर रहे हैं अपन, ऊर्जा है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो ये कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके आधार पर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो देखो दूसरी युक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया अपने को, तो माइक्रोफोन है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। 12वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा वो किस पर निर्भर करती है, तो कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर नहीं, किसी निश्चित दिशा में नहीं, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पे। हाँ ये सही है, तो 12वें में सी। 13वां है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये रीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो 4.2 जूल होते हैं 1 कैलोरी के अंदर। कल अपन ने देखा भी था, अध्ययन भी किया था इसका। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो क्या होगा इसके अंदर कि घटती है, नहीं बढ़ती है। गतिज ऊर्जा अगर गतिशील वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, घटेगी। क्योंकि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि इनको दोनों का योग है वही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि यदि एक हेलीकॉप्टर 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य है वो 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल है वो ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हमें दूरी दे रखी है, दूरी या वेग के बारे में बता रखा है, दूरी से वेग निकालेंगे और किया गया कार्य है इसके बारे में देखेंगे, तो इसमें 5 न्यूटन बल है वो लागू होगा। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर अपन ने ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया है, कार्य के बारे में भी पढ़ लिया अपन ने, शक्ति के बारे में पढ़ लिया, और इसी के साथ साथ अपनी जो फिजिक्स है वो भी कंप्लीट होती है, बायो पहले से कंप्लीट हो गई है। तो अब जो नेक्स्ट क्लासें होगी उसके अंदर अपन केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि और कितना अच्छा करना है, आप सबको क्लासें कैसी लग रही है ये सभी पता लगता रहे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में।